नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। तो दोस्तों, यह यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं चैप्टर वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं, परंतु दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक ही वीडियो में आपको यहां पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 10 अलग प्रकार को एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित करके यहाँ पे दिखाया जाएगा या आपसे हल कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आपके जो 15 चैप्टर हैं ये है मैराथन क्लास, लेकिन आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ उन पर आधारित प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका पहला चैप्टर है वह है अनुपात एवं अनुपात। साथ ही साथ जो दूसरा चैप्टर है वह समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों का गुणनफल के संबंध पे है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आपस से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों चैप्टरों को साथ में लिया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों, दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरे राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को हम अनुपात या फिर रेशियो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो दिखाने का तरीका होता है वह इस चिन्ह से दिखाया जाता है। साथ ही साथ दो जैसे संख्याएं हैं तो इनको ए अनुपात बी पढ़ा जाता है, और यह जो आगे लिखा हुआ है उसे पूर्व पद और जो बाद में लिखा है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब हम देखते हैं इन पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला प्रश्न है वह है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। यानी 2 घंटे 15 मिनट का आपको 45 मिनट से अनुपात बताना है। परंतु अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो राशियाँ होती हैं वो सेम प्रकार की होती हैं, यानी जो यह घंटा है इसे भी हमें मिनट में बदलना होगा। तो हम 2 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा, और 15 मिनट और है हमारे पास तो हम उसको जोड़ देंगे और बटे में 45। तो जोड़ने पे आएगा दोस्तों 135 और बटे में है 45। तो 45 से जब हम 135 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/1 या फिर 3:1। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 अनुपात दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसलिए आप 8 और 11 जो इन दोनों के हर हैं इनका एलसीएम लीजिएगा। तो दोस्तों एलसीएम लेने पे 56 आएगा। 56 एलसीएम आ गया है, यानी 8 जो था वह 56 में बदल गया। क्योंकि यहाँ 7 से गुणा हुआ तो ऊपर भी हम 7 से गुणा करेंगे, तो 5 7 35, यानी जो 5/8 था वह 35/56 हो गया। इसी प्रकार जो 11/14 है यह भी बदल जाएगा। तो 14 में हमने 4 से गुणा किया तो 56 आया, तो हम ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे हर बराबर हैं, तो जो अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, यानी 11/4 जो है वो बड़ा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका अंश 44 आ रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो है दो संख्याओं का अनुपात 8/5 है। यदि छोटी संख्या दो संख्याओं का अनुपात 8/5 है और छोटी संख्या जो दी हुई है वो 12.5 दिया है, तो दोस्तों 5 और 8 में छोटा कौन है? 5 है, तो 5 के सामने हम 12.5 लिखेंगे। ठीक है, और जो बड़ी संख्या है वह हमें ज्ञात नहीं है, तो बड़ी संख्या के सामने हम x लिखेंगे। ठीक है, और यह इन्हीं संख्याओं की वैल्यू है, तो आपस में बराबर का साइन लग जाएगा, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 12.5 बटे में 5। हम 5 से 12.5 को काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 और 25, और 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, यानी जो आपका उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 20। क्योंकि एक डिजिट के बाद दशमलव लगा है तो एक डिजिट पे दशमलव लगा देंगे, और 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है दो संख्याओं का अनुपात 19/21 है। यदि उनके बीच का अंतर 14 है, यानी 19/21 है, और इनके बीच का अंतर यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाते हैं, जैसे 21 में से 19 घटाएंगे तो जो आएगा
वही 14 है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी प्रकार 1 की वैल्यू 7 आ गई तो 19 की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, तो दोनों तरफ 19 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 19 बराबर 133। और इसी प्रकार हमारा 21 भी ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ हम 21 से गुणा करेंगे तो 21 बराबर आ जाएगा 147। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, दो संख्याओं का अनुपात 7/9 है। ठीक है, यदि उन संख्याओं का गुणनफल 252 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो गुणनफल है यानी 7 गुणे 9 जो है वह 252 के बराबर है। तो दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। यह फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में जो होता है वह लघु रूप होता है, यानी यह इससे पहले बड़ा होगा, यानी कुछ ना कुछ इसके बीच का कॉमन जो है वो कैंसिल हो गया होगा। यानी अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो 7x लिखेंगे और 9x लिखेंगे और इन्हीं का गुणनफल तो 252 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल कर लेंगे तो x जो हमें नहीं पता है उसको एक ही तरफ रखेंगे और x 2 बार है तो x स्क्वायर हो जाएगा और साथ ही साथ दूसरी तरफ हो जाएगा 252/7 गुणे 9। और दोस्तों 7 गुणे 9 जो होता है वह होता है हमारा 7 9 63 और 63 से जब हम 252 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो हमारा x आ जाएगा 2 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है मिश्रित अनुपात। दोस्तों मिश्रित अनुपात क्या होता है, जो संख्याएं दी होती हैं इन्हीं का गुणा करना ही मिश्रित अनुपात होता है। जैसे a अनुपात b दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे c अनुपात d दिया है, यानी ac अनुपात bd जो हो जाएगा यही हमारा मिश्रित अनुपात होता है। यानी जो अंश हैं उनका सभी अंशों का एक साथ गुणा करना है, यानी 2 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, देख लीजिए यहाँ पे 2 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 11 और बटे में जो हर हैं सबके वो बटे में गुणा हो जाएंगे, यानी 3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 13। और यह जो गुणा करने पे आएगा यही आपका मिश्रित अनुपात आएगा, यानी 352 बटे में 819 आपका उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है समानुपात। दोस्तों समानुपात में 4 पद होते हैं और साथ ही साथ जो चारों पदों का रिलेशन होता है वह यह होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के बराबर होता है। देखते हैं चार पद किस प्रकार होते हैं, तो यह 4 प्रकार a अनुपात b समानुपात c अनुपात d के रूप में होते हैं। साथ ही साथ यह रिलेशन होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा यानी जो ad होगा वह bc के बराबर होगा और इसको दर्शाने का चिन्ह जो होता है वह यह होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को जो पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि 30, 120, 90 और 300 जो है समानुपात में हैं अथवा नहीं है, यह आपको बताना है। तो हम इसको पहले समानुपात में लिख लेते हैं। तो 30 अनुपात 120 समानुपात 90 अनुपात 300। अब दोस्तों इसके नियम के अनुसार जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा यानी 300 गुणे 30 जब होगा यानी 9000 जो होगा वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों जब हम मध्य पदों को गुणा करेंगे तो 10800 आ जाएगा, यानी यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यह समानुपात भी नहीं है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 9, x, 12 और 16 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करना। दोस्तों यहाँ पे पहले से आपको समानुपात में दिया हुआ है, आपको बस x का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको पहले समानुपात में अरेंज करेंगे या फिर लिखेंगे, उसके बाद जो इसका नियम होता है बाह्य पदों का गुणनफल यानी 9 गुणे 16 वह जो होगा वह मध्य पदों के गुणनफल यानी 12 गुणे x के बराबर होगा। अब हम देखते हैं क्या कुछ आपस में कट रहा है। तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और इसके अलावा 4 चौके 16, यानी x बराबर आ जाएगा दोस्तों 3 चौके 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुलोम समानुपात क्या होता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको समझना होता है कि अनुलोम पे है या प्रतिलोम पे है। ठीक है दोस्तों, तो अनुलोम समानुपात वह होता है जिसमें x के साथ साथ y की भी वैल्यू बढ़ती रहे। जैसे क्वेश्चन से हम समझते हैं 4 kg चाय का मूल्य 420 है तो 12 kg चाय का मूल्य होगा, यानी अगर 4 किलो आप खरीदते हैं तो इतने रुपए देते हैं, तो आप ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं अनुलोम समानुपात। इसको करते कैसे हैं, तो जो आपको चाय दिया है सबसे पहले आप
चाय लिखेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ क्या दिया है, मूल्य दिया है, तो मूल्य लिखेंगे। और 4 का है 420, तो हमें 12 का ज्ञात करना है, तो जो हमें ज्ञात करना है वहाँ x रखते हैं। और साथ ही साथ यह ध्यान रखिएगा कि अनुलोम समानुपात में यह जो तीर बनती है वो दोनों एक ही दिशा में बनती है, या तो नीचे बनाइए या ऊपर। फिर हम इसको लिखेंगे 4:12, यानी जैसे ये चिन्ह बना है उसके बाद समानुपात जो दूसरा चिन्ह बना है, यानी 420 समानुपात x। अब हम इसको आपस में समानुपात के नियम पे हल कर लेंगे, यानी बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 4x जो होगा वह 12 गुणे 420 के बराबर होगा। अब हम इस 4 से इसको काट देंगे, यानी x बराबर हमारा 3 गुणे 420 आ गया। तो 3 से जब हम 420 को गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 1260, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 1260 रुपये आपको देने होंगे 12 kg चाय खरीदने के लिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों 2 किलोमीटर में जब वो इतनी चली जा रही है तो 5 किलोमीटर में पक्का ज़्यादा जाएगी, यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, यानी यह हमारा अनुलोम समानुपात पे है। तो पहले हमें समय दिया हुआ है तो हम समय या फिर घंटा लिख लेते हैं जो है 2, और इसके अलावा जो दूरी है वह दी हुई है 120। इसके अलावा हमें 5 घंटे की दूरी ज्ञात करनी है तो वहाँ x हो जाएगा। इसके बाद अनुलोम में है तो नीचे की तरफ आप इसको चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद इसी से हम समानुपात के नियम से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2:5 और इसके अलावा 120 अनुपात x। अब बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा यानी 2x जो होगा वह 5 गुणे 120 के बराबर होगा। तो 2 से 120 कटेगा 60 बार में, और जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी दोस्तों 5 × 30 यानी 300। वह दूरी तय करेगा, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है प्रतिलोम समानुपात। दोस्तों प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y घटता है। तो जो चिन्ह होता है वह एक ऐसे लगता है और एक इसका उल्टा लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रश्न है 6 मजदूर एक कमरे में एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, यानी आपके यह मजदूर हो गए। ठीक है, ये कमरा हो गया। 6 मजदूर 7 दिन में बनाते हैं तो 21 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, यानी एक तीर नीचे की ओर और एक तीर ऊपर की तरफ, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। यानी यह इन्वर्स हो रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। तो 6:21 समानुपात x:7। अब जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा यानी 7 × 42 बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 21x। अब यह 21 से दोस्तों 2 बार में कट जाएगा, तो जो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों का भोजन सामग्री है। ठीक है दोस्तों, यानी सामग्री है यानी वह उतने दिन में खाते हैं। तो अगर 50 छात्र जो हैं वह 40 दिन में खाते हैं और 30 छात्र और आ गए, यानी जो सामग्री थी उसे ख़त्म करना है 80 बच्चों को, तो कितने दिन में करेंगे। तो ज़्यादा बच्चे आ गए तो वह जल्दी ख़त्म कर लेंगे, यानी यह हमारा है प्रतिलोम समानुपात पे। तो हो जाएगा 50:80 समानुपात x:40। अब यह जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा यानी 50 × 40 यानी 2000 जो होगा वह मध्य पदों के गुणनफल यानी 80x के बराबर होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर यह 8 से हम जब काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचेगा 4, तो 8 × 5 = 40, यानी जो आपका 25 आएगा वह उत्तर आ जाएगा कि 25 दिन में सामग्री समाप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो जब 3 संख्याएं दी हुई होती हैं और उसमें आपको द्वितीय अनुपात पूछता है तो आपको द्वितीय अनुपात की जगह x रख देना होता है और बाकी सबको वैसे ही हल कर लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो मध्य पदों के बराबर होगा, यानी 660 जो होगा वह 55x के बराबर होगा। इसके अलावा यह 11 से 60 बार में, और यह 11 से 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से यह
5 एक में 5, 5 दूनी 10 यानी 12 बार में कट जाएगा, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 12। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं और आपको मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं के बीच में हम मध्य अनुपात x मान लेते हैं और इसको लिखने का तरीका होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात में, फिर समानुपात दूसरी तीसरी के अनुपात में, यानी 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 36। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, यह जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा वह आएगा 16 गुणे 36। ठीक है दोस्तों, अब यह जो रूट है वो दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हमारा 4 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर है यानी 6, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 6 के 24, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है तृतीय अनुपात। दोस्तों दो संख्याओं के बीच अगर तृतीय अनुपात पूछता है तो 3, 12 और यहाँ हमारा तृतीय अनुपात x हो जाएगा। फिर लिखने का तरीका होता है पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, यानी 3 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x। ठीक है दोस्तों, अब यह जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 144 के बराबर होगा। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, बचा 2 तो 3 अट्ठे 24, तो जो 48 होगा वह हमारा तृतीय अनुपात हो जाएगा। अब हम देखते हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं तो आपको इनको ऐसे ही लिख लेना है, साथ ही साथ जो आपको नहीं दिया हुआ है उसकी जगह x ले लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो 3 चौके 12 और 15 चौके 60, यानी जो आपका चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा वह आ जाएगा 60। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वित्तता अनुपाती। दोस्तों वित्तता अनुपाती क्या होता है, अगर यह जो बाह्य पद हैं इसमें 3 पद होते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल जो है अगर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जा रहा है, यानी मध्य पद के स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, तो यही हो जाता है हमारा वित्तता अनुपाती। ठीक है दोस्तों, तो यह अगर आ रहा है तो अब हम इसको देखेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी √16 गुणे 144। ठीक है दोस्तों, तो 16 का हो जाएगा 4 और 44 का हो जाएगा 12, 144 का, तो आ जाएगा दोस्तों 12 चौके 48, तो जो x हो जाएगा वह हो जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह भी पूछता है कि वित्तता अनुपाती होता क्या है। तो दोस्तों जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल अगर मध्य पद के स्क्वायर के बराबर है तो वो होता है वित्तता अनुपाती। इस प्रश्न में यह वित्तता अनुपाती में दिया हुआ था, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए हमने इसको उस फॉर्मूले पे रख दिया और x की वैल्यू ज्ञात हो गई। दोस्तों यहाँ पे आपके 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं और अब हम देखते हैं तृतीय चैप्टर। ठीक है दोस्तों, घातांक। दोस्तों घातांक क्या होता है, जब कोई संख्या बार बार गुणा होती है तो वह जितनी बार गुणा हुई है उसी को उसके ऊपर लिख देना ही घात होता है, और जो यह अंक होता है उसे हम घातांक कहते हैं, और यह जिस संख्या पर लिखा होता है वह आधार होता है। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है, तो यह 3 बार हो रहा है तो 4/7 की होल घात 3 हो जाएगा। इसके अलावा आपको मूल में लिखा होगा, आपको उसे भी घात में लिखना होगा, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जब भी यह √ लिखा रहे और अब बाहर कुछ नहीं लिखा है तो हमारी उस संख्या की घात 1/2 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा होता है तो 1/3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला है 11/17 को। दोस्तों इसको आपको मूल रूप में लिखना है, यानी अब तक आपको मूल से घात में जाना था, अब आपको उसका उल्टा करना है। तो जो यह बटे में है 11 वही यहाँ 12 वही यहाँ बाहर आ जाएगा, और इसके अलावा जो संख्या थी वह एज इट इज़ अंदर रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है मान ज्ञात करना। दोस्तों 25 की घात लिखा हुआ है 2/3, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका जो यह बटे में घात लगी है इसको हटाना होता है। तो दोस्तों यहाँ 125 है, तो दोस्तों 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, इसके अलावा 2/3 पहले से लिखा है तो यह 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है दोस्तों √ में आपको लिखा हुआ है, क्यूब रूट में लिखा हुआ है -64, यानी जो क्यूब रूट में लिखा रहता है और जितना यह बाहर लिखा हुआ है उतनी बार में सेम संख्या से इसको ब्रेक करना होता है, यानी -64 को आप
किस संख्या को 3 बार गुणा करें तो यह आ जाए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि -4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो यह -64 आएगा, यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा -4। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या वह होती है 1। 27 किस संख्या का घन है या फिर यह पूर्ण घन है या नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी सेम संख्या को 3 बार गुणा करने पे यह संख्या आ रही है तो वह पूर्ण घन है। तो हम पता करते हैं, तो 3 जो है उसको 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, यानी 3 का यह घन है। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों 2 लिखा हुआ है, इसको हम बटे में 1 भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी जब हर जो होता है अंश में चला जाए और अंश जो है वो हर में आ जाए, और जब हम इसको हल करें तो हमारा उत्तर 1 आए, वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका माइनस में 1/2 दिया है तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम जो यहाँ पे आप निकालेंगे, यह जो हर है अंश में चला जाएगा, अंश जो है हर में आ जाएगा। साथ ही साथ एक और यहाँ पे आपको माइनस लिखना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो आपका उत्तर 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं घातांक के कुछ नियम। दोस्तों किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा हो तो वह 1 होता है। इसके अलावा अगर किसी संख्या का घात 1 लगा है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में लिख सकते हैं। जैसा कि प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 10 की घात -1 है, उसको परिमेय संख्या में लिखिए। तो दोस्तों यह 1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे जो अगला नियम है, यहाँ कोई भी संख्या हो, जैसे 3 है तो यह 1/1 की घात 3 हो जाएगा। जैसा कि आपका प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 10 की घात -3 है तो उसको परिमेय संख्या में लिखिए, तो वह 1 में पॉजिटिव का घात 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला नियम जो है 1 की घात n, यानी 1 पे अगर घात आप कुछ भी लगा देते हैं तो वह हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई संख्या है जैसे -1 है, इसकी घात अगर हम कुछ लगाते हैं, यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं तो यह जो आएगा 1 वह पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यह जो 2 है वह इवन है। ठीक है दोस्तों, इवन से क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ हम -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो बाहर आएगा वह प्लस का आएगा। इसके अलावा अगर यह ऑड होता है तो यह माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला नियम जो है 1 की घात m गुणे 1 की घात n है। अगर आधार जो आप देख रहे हैं ये दोनों जगह सेम है तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इस पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है बहुत सारे। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 3 जो है वह जो आधार है वह सेम है, तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, -9 लिखा है तो -9 ही रहेगा और प्लस का 2 हो जाएगा। यह 5 4 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घट जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा। और जब हम इसको वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला नियम जो है 1 की घात अगर गुणा हो रहा हो और आधार सेम हो तो जैसे कि घातें आपस में जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार अगर भाग हो रहा हो तो घातें माइनस हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपको इस पे प्रश्न भी पूछा चुका है कि 1 की घात -6 है भागे 1 की घात -7 है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपस में घट जाएगा, यानी 1 की घात -6 -1 और दूसरी घात में यानी -7, तो हो जाएगा दोस्तों 1 की घात -6 + 7, यानी हो जाएगा 1 की घात प्लस का 1, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो बीच में एक नियम है वह रह गया कि a की घात m गुणे b की घात m है। दोस्तों यहाँ अगर घात जो है वह बराबर हो तो संख्या आपस में जुड़ जाती है और घात बाहर आ जाती है। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था 1/8 गुणे 3 की घात -3, तो इसको 8 को जो आप लिख सकते हैं वह 2 की घात 3 लिख सकते हैं। गुणे में 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, नियम के अनुसार 3 की घात 3 हो जाएगा। तो जब घात सेम है तो जो संख्याएं हैं वह भी आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 3 दूनी 6 है तो 6 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला नियम जो है 1 की घात m ब्रैकेट लगा है और फिर n लिखा है। तो दोस्तों ऐसे अगर लिखा रहे तो यह घातें जो होती हैं वो आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको 2/3 की होल घात 5 लिखा है तो आप इन पर अलग अलग भी घात लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला नियम है वह है नियम कि अगर x की घात n बराबर a लिखा है तो अगर हम इस घात को दूसरी तरफ भेजें तो वह रूट हो जाती है, यानी x की रूट हो जाएगा, या फिर a की घात 1 बटे में जो यहाँ घात लगी है उतना ही
हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी SI बराबर PRT बटे 100। अगर आप यह फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको नीचे लिखना होगा कि P का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, T का क्या मतलब है, इसके अलावा SI का क्या मतलब है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटे में 100 की घात n, या फिर समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके अलावा जो तीसरा फॉर्मूला होता है वह होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे कि आपने यहाँ A निकाल लिया यानी मिश्र धन निकाल लिया, और जो आपका मूलधन दिया था यानी यह मूलधन दिया था, तो बराबर मूलधन प्लस अगर आप CI की बात करते हैं तो यहाँ CI हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से फॉर्मूला CI का होता है, CI बराबर A माइनस P। ठीक है दोस्तों, और यहीं अगर आप यहाँ से SI निकाल लेते हैं यानी ब्याज निकाल लेते हैं, तो आप उसको मूलधन में जोड़ लेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा मिश्रधन वह भी ज्ञात हो जाएगा। अब हम इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि दोस्तों जो प्रश्न पूछा जा चुका है वह है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी आपको CI ज्ञात करना है, जिसमें उसका मिश्रधन यानी A भी ज्ञात करना है। साथ ही साथ यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, ठीक है दोस्तों, यह आपको जो प्रतिशत में दिया हुआ है दर यह वार्षिक है, परंतु आपको जो ज्ञात करना है वह अर्धवार्षिक ज्ञात करना है। तो दोस्तों अर्धवार्षिक में जो दर होती है वह 2 से भाग हो जाती है, क्योंकि साल में अर्धवार्षिक 2 होते हैं, यानी 6 महीने करके ही 12 महीने होता है। तो जो दर होती है वह 2 से भाग हो जाती है। तो दोस्तों हमारी दर यानी R आ जाएगा 5%, और इसके अलावा जो समय होता है वह 2 से गुणा हो जाता है, क्योंकि 6 महीने हमको 2 बार देना है तो 2 हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात n। यहाँ पे आपको P 2000 दिया हुआ है और हमने जो R निकाला वह 1 प्लस 5 बटे में 100 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल कर लेंगे तो 5 से ये 100 20 बार में कट जाएगा, फिर LCM लेंगे तो 20 से कम है 20 प्लस A यानी 21 बटे 20 आएगा, जिसको 2 बार लिखेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा 2000 गुणे 20 बटे में दोस्तों 21 बटे में 20 गुणे 21 बटे में 20। अब हम इसको हल कर लेंगे तो जो 2 शून्य हैं यहाँ से 2 शून्य कट जाएंगे, और 2 से यह 10 बार में कटेगा, इसके अलावा 2 से यह 5 बार में कटेगा। तो जो हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट आ जाएगा वह आ जाएगा 5 गुणे 21 गुणे 21। इसके अलावा जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा A बराबर 5 गुणे 21 गुणे 21 बराबर जो आएगा वह आएगा 2205। यह आपका अमाउंट आ गया यानी मिश्र धन आ गया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यानी CI ज्ञात करना है। CI बराबर होता है अमाउंट यानी 2205 माइनस 2000, यानी जब इसको आप घटाएंगे आपको तो उत्तर आ जाएगा 205। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है साधारण ब्याज से। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से इतना जो रुपए हैं वह 2 वर्ष 6 माह और जो दर है वह 6% है से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे भी SI और अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप समय पे यहाँ ध्यान दें तो आपको यहाँ पे 2 वर्ष 6 माह दिया है। 6 माह का मतलब आधा साल दिया है, यानी 2.5 हो जाएगा, और 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2। अब हम इसको फॉर्मूले पर रख देंगे तो SI बराबर PRT होता है। तो P हमको 2500 दिया है, R दिया है हमको 6% और T दिया है 5/2। बटे का 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, और अब हम इसको हल कर लेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसके अलावा 5 तिहाई 15, 15 गुणे 25 हो जाएगा, तो हमारा SI ज्ञात हो जाएगा। तो 15 गुणे जब हम 25 करेंगे तो 375 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 375 जो आया वह आया आपका SI। साथ ही साथ हमको मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों मिश्रधन बराबर होता है जो SI हमने ज्ञात किया, उसके अलावा जो मूलधन ओरिजिनल में हमारे पास था उसी पे तो इतना हमें SI ज्ञात हुआ, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो जो मिश्रधन आ जाएगा वह 2875 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है
1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में का अंतर होगा। यानी आपको यहाँ CI भी ज्ञात करना है, SI भी ज्ञात करना है, और बाद में दोनों में से जो CI ही बड़ा होता है, क्योंकि यह ब्याज पे ब्याज लगता है, तो CI में से SI घटा देना है। तो दोस्तों पहले हम CI निकालते हैं। CI में हमको फार्मूला क्या होता है, A बराबर P हमको दिया है 1000 और 1 प्लस R दिया है आपको 10 की घात n दिया है 2। तो दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1210। ठीक है दोस्तों, और CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1210 में से हम 1000 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 210। तो दोस्तों हमारा CI आ गया 210। इसी प्रकार SI निकाल लेंगे तो SI होता है PRT, P यानी 1000, R यानी आपका 10 और T यानी 2 वर्ष बटे में 100। तो दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 10 दूनी 20, 20 गुणे 10 हो जाएगा 200, यानी CI आपका आया 210 और SI आया 200। तो हम CI में से SI घटा लेंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा, तो अंतर आएगा 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होगी। दोस्तों अगर ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो जाती है तो दर क्या हो जाती है, अभी मैंने बताया दर थी 10%, अर्धवार्षिक लगाया तो यह 2 से भाग हो गई, यानी आधी हो गई, यानी 5% हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधा। अगला प्रश्न है, ब्याज दर जो होती है वह मासिक, छमाही और तिमाही भी किया जाता है। तो दोस्तों हाँ, यह सत्य है, यह किया जाता है। हम दर को जो छमाही, तिमाही के रूप में भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, या अगला चैप्टर है आपका जो है वह है बैंकिंग या फिर बैंक। तो दोस्तों बैंक क्या होता है यह आपको पता ही होगा। बैंक वह संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने तथा ऋण देने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है। तो दोस्तों बैंक में प्रथम बार आपको धन जमा करने के लिए खाता खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो वहाँ पे जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करना होता है, साथ ही साथ आपको जो आपके पत्र हैं या फिर जो आपके साक्ष्य देने पड़ते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है वह सत्य है, उसके आंकड़े बिल्कुल सही हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति से साइन कराना पड़ता है जिसका उस बैंक में पहले से खाता हो। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो यह आपके हो गए। अब पूछा जा चुका है कि बैंक खाता के प्रकार लिखिए। तो दोस्तों बैंक खाते के प्रकार होते हैं बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, संचयी या फिर आवर्ती खाता और अल्प व्यस्क का खाता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे इसके बारे में डिटेल में भी पूछ सकता है, जैसा कि एक बार पूछा जा चुका है कि बचत खाता किसे कहते हैं। तो दोस्तों बचत खाता का प्रमुख उद्देश्य अपने खाता धारक को बचत करने की भावना से प्रेरित करना है। यह खाता न्यूनतम 500 रुपये जमा करके खोला जाता है, यह आपको पता भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें जमा धन पर ब्याज मिलता है, यह भी आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा प्रकार था खाता का वह था चालू खाता। तो दोस्तों चालू खाता जो होता है वह बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम एवं संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, वह चेक द्वारा लेन देन करती हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खुलवाते हैं। तो दोस्तों आप बचत खाता, चालू खाता समझ गए होंगे और यही आपके प्रश्न में पूछा जाता है। तो आपके अब अगला प्रश्न देखते हैं जो है फार्मों के प्रकार होते हैं। दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, फार्मों के प्रकार होते हैं, वह होता है चालू खाता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बैंक जाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं ये भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उद्देश्य होता है आपका धन जमा करने जाते हैं, या फिर आप ऋण लेने जाते हैं, या फिर आहरण करने यानी विड्रॉल करने जाते हैं। इसके अलावा बैंक जाने के उद्देश्य आपके हो गए। अब जो होते हैं वो चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो चेक होता है वह वाहक चेक होता है, या फिर उसे ही बियरर चेक कहते हैं। दूसरा चेक होता है आदेशित चेक जिसे ऑर्डर चेक कहते हैं, और तीसरा चेक होता है रेखांकित चेक जिसे क्रॉस चेक भी कहते हैं। इसके अलावा आपको वाहक चेक पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो वाहक चेक होता है इस पे जो चेक का मालिक होता है वह यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देता है, और कोई भी इसमें अकाउंट में कोई भी यहाँ कितनी भी धनराशि भर कर जाकर कैश ले सकता है कैश काउंटर से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो रेखांकित होता है वह इसी प्रकार का चेक होता है, परंतु कोई भी जाकर नहीं ले सकता। यहाँ पे वो रेखांकित के अंतर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है, जो जिसके कारण रेखांकित होता है वह सेफ़ हो जाता है, और जो वाहक चेक होता है वह सेफ़ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे
धन निकालने की विधियाँ यानी 7वां प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों धन निकालने की विधियाँ होती है आहरण फॉर्म यानी विड्रॉल फॉर्म भर के, चेक द्वारा और एटीएम द्वारा। इसके अलावा 8वां प्रश्न है बैंकों का बैंक नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। इसके अलावा आपको अगर 9वां प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक लिख सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक है तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे आप। इसके अलावा बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है तो दोस्तों वह देता है स्थायी जमा खाते पर। अगला प्रश्न है बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है तो लॉकर धारक को होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न जो है लघु गणक। तो दोस्तों लघु गणक में क्या होता है, 3 संख्याएं अगर इस प्रकार लिखी हैं तो जो x होता है वह a पर n का लिखना ही उसे लघु गणक कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न भी पूछा जाता है कि 5 की घात 3 है बराबर 125 लिखा हो तो इसको लघु गणक में लिखें। तो दोस्तों आप डायरेक्ट लघु गणक में लिखना है तो लॉग लिखिए, जो इसका आधार है उसको भी लॉग का आधार बनाइए। इसके अलावा इन दोनों संख्याओं को आपस में बदल दीजिए, यही आपका लघु गणक हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर लघु गणक दिया है और घातांक के रूप में बदलना है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, जो आधार है वह हमेशा वही रहेगा, बाकी की 2 संख्याएं आपस में बदल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। दोस्तों जो नियम है वह है log m गुणे n होता है तो log m प्लस n हो जाएगा। log m बटे n है यानी भाग हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। log m की घात n है तो जो घात लगा है वह बाहर आ जाता है, यानी अगर अगला नियम है log 1 है, ठीक है दोस्तों, तो वह शून्य हो जाता है। किस प्रकार शून्य होता है, क्योंकि हम किसी भी संख्या की घात अगर शून्य लिख दे तो वह 1 हो जाता है, यानी 1 की जगह हम 10 की घात शून्य लिख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर वाले नियम से यह शून्य बाहर आ जाएगा तो शून्य गुणे log 10 का बेस a हो जाएगा। तो शून्य से किसी को भी हम गुणा करेंगे तो वह शून्य ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ a भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ a हो जाएगा तो अगला नियम फॉलो होगा कि log a टू द बेस a 1 हो जाएगा और साथ ही साथ बाहर शून्य था तो यह चौथा शून्य ही आएगा। अब हम देखते हैं इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों log 125 की वैल्यू पूछी गई है तो आप इसको नियम 3 के अनुसार 125 को 5 की घात 3 लिख देंगे और 3 जो है वह बाहर आ जाएगा तो log 5 टू द बेस 5 बचेगा, यानी यह log नियम 5वें के अनुसार यह 1 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 1 होगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। अब हम देखते हैं log 1 का मान होगा। तो दोस्तों 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात अगर हम शून्य लिखते हैं तो वह 1 हो जाता है। 10 का ही हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह बेस में 10 दिया है तो हमको बेस में ही इसको ब्रेक करना होता है। जैसे कि हमने 125 को बेस 5 में ब्रेक किया तो हो जाएगा दोस्तों log 10 की घात शून्य और आधार हमारा 10 था तो 10 ही रहेगा। इसके अलावा यह शून्य अब बाहर आ जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा तो शून्य आ जाएगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों log इधर दिया है और log इधर भी दिया है, तो जो इधर जिस पे घात लगा है 2 पे उसी के अनुसार इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह 256 जो है वह 2 की घात 8 को ही लिखा जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा log 2 की घात x प्लस 4 टू द बेस a बराबर log 2 की घात 8 टू द बेस a। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप log 2 है, यहाँ भी log 2 है, दोनों तरफ इक्वल टू के तो जो घातें हैं वह बराबर हो जाती हैं, यानी x प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो जो हमारा x आ जाएगा वह 8 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है लाभांश शेयर किस मूल्य पर दिया जाता है। तो दोस्तों लाभांश शेयर अंकित मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य या फिर इंग्लिश में कहें तो नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। इसके अलावा आज तक इस चैप्टर से यही प्रश्न पूछा गया है, परंतु एक और प्रश्न मैंने शामिल किया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 1250 10 रुपये वाले शेयरों में लगाता है, यानी 10 रुपये वाला कोई शेयर था उसमें इतने रुपए लगा दिया है उसने, यानी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं उसने कितने शेयर खरीदे। तो टोटल को 10 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कि यानी उसने 10 रुपये वाले 125 शेयर खरीदे।
ठीक है। इसके पश्चात उसने 9.5 यानी 9.5 रुपये के भाव से बेच दिया, यानी 125 जो ख़रीदा था उन सभी को 9.9 रुपये के भाव से बेच दिया, यानी उसने जो बेचा वह 1187.5 में बेचा और टोटल उसने ख़रीदा था 1250 में से। तो जो ख़रीदा था जो बड़ा है उससे हम जो बेचा उसको घटा देंगे तो उसकी हानि ज्ञात आ जाएगी, जो आएगी दोस्तों 62.5। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है 8वां समुच्चय। दोस्तों समुच्चय यानी संग्रहण होता है या फिर कलेक्शन होता है, और समुच्चय जो कलेक्शन करने का तरीका होता है, निरूपण होता है, वह 2 प्रकार से होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन करिए, तो दोस्तों जो लिखने का तरीका होता है वह पहला तरीका होता है सारणी अथवा रोस्टर विधि, जिसमें हम डायरेक्ट मझले ब्रैकेट में उन सभी वर्डों को लिखते हैं AEIOU। साथ ही साथ जो दूसरी विधि है वह है गुण विधि। इसको हम लघु विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी संख्या है इसको हम लघु रूप में गुण के द्वारा लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं दोस्तों, इसमें लिखते हैं x, इसका मतलब सच दैट, या फिर ऐसा है कि x जो है वह है अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, यही आपका हो जाएगा गुण विधि द्वारा लिखा जाना। इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें यह साइन यूज होता है, साथ ही साथ सारणी में कॉमा का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो दोस्तों समुच्चय में जो पहला प्रकार है वह है सीमित प्रकार, यानी जो समुच्चय में आपके अवयव होंगे वह सीमित होंगे, जैसे कि यहाँ 2 अवयव हैं। दूसरा प्रकार होता है असीमित, जैसे कि अगर आपको नेचुरल नंबर लिखने को बोलता है तो जो नेचुरल नंबर हैं वह तो असीमित हैं, तो यह असीमित समुच्चय हो जाएगा। इसके अलावा जो एकल समुच्चय होता है उसमें समुच्चय के अंदर सिर्फ एक अवयव लिखा होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें एक भी अवयव नहीं लिखे होते हैं। साथ ही साथ हम रिक्त समुच्चय को ऐसे या फिर ऐसे दिखाते हैं, फाई द्वारा भी दिखाते हैं। अगला जो है समुच्चय वह है तुल्य समुच्चय। जो तुल्य समुच्चय होता है दोस्तों, यहाँ जो 2 समुच्चय होते हैं वह तुलनों में उनकी अवयवों की संख्या बराबर होती है, यानी एक में अगर 1 2 3 दिया है तो दूसरे में राहुल, रोहन और राजा दिया हुआ है, तो यानी जो इनकी तुलना में अवयवों की संख्या है वह बराबर है, तो यह तुल्य समुच्चय है। इसके अलावा जो अगला प्रकार है वह है सम या फिर समान समुच्चय। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो 2 समुच्चय होते हैं इसमें जो अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है हमारा सम या फिर समान समुच्चय। अब हम देखते हैं इन पर आधारित जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों जो मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वह यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस का पूछा जाता है, यानी आपको 2 समुच्चय दिए होंगे उसका आपको यूनियन ज्ञात करना होगा। तो यूनियन का मतलब होता है जो ए और बी में, यानी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इन दोनों के समुच्चय, बस किसी को भी हमें 2 बार नहीं लिखना है, यानी 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे, यानी सारे हमारे अवयव आने चाहिए ए और बी के, परंतु कोई भी 2 बार नहीं आना चाहिए। जो अगला है वह है इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, यानी जो दोनों में सिर्फ कॉमन है उन्हें ही लिखना है। तो दोस्तों 3 और 5 जो है वह दोनों में है, तो यह हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। इसके अलावा a माइनस बी क्या होता है दोस्तों, तो जो a है वो पहले लिखा हुआ है, यानी जो पहला अवयव है a उसकी ऐसी संख्या जो b में ना हो। तो दोस्तों a माइनस जो b हो जाएगा वह हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अगर b माइनस a लिखा होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि b का वह अवयव जो a में ना हो, यानी जैसे कि 7। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है 9वां। दोस्तों कह रहा है इसमें आपको एक उभयनिष्ठ होगा, यानी प्रश्न संख्या 1 में एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो कॉमन x है। इसके अलावा आपको जो अगला प्रश्न है उसमें गुणनखंड करना है। तो दोस्तों x² दिया हुआ है प्लस का x दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यह 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो यह x है वह हो जाएगा x² मतलब a² प्लस b², और जो यह दिया हुआ है यह प्लस 2ab ही है, परंतु यह अंश और हर का होने के कारण कट कर x लिखा हुआ है, यानी यह जो लिखा हुआ है वह हमारा x प्लस 1/2 का वर्ग ही लिखा हुआ है।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है न्यूनतम रूप लिखना है x² - 4/x+2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, a² - b² यानी a - b, और साथ ही साथ यह हो जाएगा a+b, और बटे में जो है वह a+b दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो एक बार जो है वह एक बार से कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा x - 2 बटे में x+2। अगला प्रश्न है दोस्तों 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों जब भी गुणनखंड हो तो जो बिना x का टर्म होता है उसको x² के कोफिशिएंट के साथ गुणा करते हैं, यानी 8 × 3 = 24। इसके बाद हम इसका फैक्टर करते हैं, यानी 2 से 12 बार में जाएगा और 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में जाएगा और फिर 3 से 1 बार में जाएगा, यानी यह इसके फैक्टर आ गए। अब जो यह 8 था बिना x वाला टर्म, उसके जो आगे साइन लगा है यानी माइनस, यानी इन फैक्टरों की मदद से हमको माइनस करके यह मिडिल टर्म लाना होता है। तो दोस्तों अगर हम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इन तीनों गुणनखंडों का गुणा 12 में से अगर 2 घटाए तो हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा, यानी 10 की जगह हम 12 - 2 लिख सकते हैं। तो यही करेंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा 3x² + 10 की जगह हम 12 - 2 लिखेंगे, x - x। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 3x² + 12x - 2x - 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x कॉमन है तो 3x कॉमन लेंगे तो x + 4, और यहाँ -2 का कॉमन लेंगे तो x + 4। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे यह x + 4 और x + 4 जो है वह कॉमन है, तो x + 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो जो हमारा बचेगा वह 3x - 2 बचेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो है भाग का, यानी दी हुई यह जो दिया हुआ है इसको x + 3 से भाग करना है, तो x + 3 लिखिए, ठीक है। फिर जिसको भाग करना है उसे लिखिए, यानी x² + 8x + 17। दोस्तों यह जो पहला टर्म होता है x, और जो इसमें भाज्य में जो पहला टर्म होता है उसे ही सिर्फ हमें ध्यान देना होता है। तो x में हम क्या गुणा करें कि x² हो जाए तो x हो जाएगा, तो हमारा यहाँ x² आया, परंतु हमारा भाजक में 3 भी है तो हम इसको 3 से भी गुणा करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। इसके बाद जैसा कि भाग में घटाया जाता है घटा देंगे तो यह कट जाएगा। इसके अलावा 8 में से 3 गया तो 5x प्लस का 17। अब क्या करेंगे दोस्तों, यह जो पहला टर्म है x, इसकी मदद से हम 5x लाएंगे, यानी हमको 5 से गुणा करना होगा तभी तो 5x आ पाएगा। इसके अलावा 3 से भी हम 5 को गुणा कर देंगे, तो इसके बाद जब यह घटाएंगे तो यह कट जाएगा, और 17 में से 15 गया 2, यानी आपका शेषफल 2 आएगा, और जो यह भागफल आया वह x + 5 आएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है 11वां। दोस्तों जो 11वां चैप्टर है वह है सांख्यिकी, ठीक है दोस्तों। तो सांख्यिकी से पहला प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी के सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों दी लॉवेट ने, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, तो दोस्तों एकेनवॉल जो हैं वह सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं। सांख्यिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों 1749 में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो तो चौथा प्रश्न है वह समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसे मध्यमान कहते हैं। दोस्तों यह मध्यमान की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और बाकी यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है गैरिट का। अगला प्रश्न देखते हैं जो है परिसर। दोस्तों परिसर का मतलब रेंज होता है, और जो आंकड़े दिए होते हैं जैसे 1, 2, 5, 3, तो जो आंकड़े दिए होते हैं उसको हम अरेंज करके 1, 2, 3, 5 जो बड़ी संख्या होती है उसमें से जो छोटी संख्या घटाते हैं वही हमारा रेंज होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है माध्य क्या होता है? तो दोस्तों माध्य एवरेज भी होता है। इसके अलावा जो माध्य का फॉर्मूला होता है जैसा कि यहाँ लिखा है संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों, बटे में नंबर ऑफ संख्या बराबर होता है माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 2, 3 और x जो है यह संख्याएं हैं 2, 3 और x, यानी इनका योग बटे में कितनी संख्याएं हैं 3 हैं, वह माध्य के बराबर होगा। तो दोस्तों यह संख्याएं दी हैं, साथ में साथ माध्य की वैल्यू भी दे रखी है, तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो जो x है वह ज्ञात हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9, तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों यह 3, 2,
5 हो जाएगा और यह 9 हुआ तो x बराबर 9 माइनस 5 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है माध्यिका। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं माध्यिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों माध्यिका जो होती है वो मध्य टर्म ही होता है, परंतु जो आंकड़े लिखे होते हैं सबसे पहले हमको इन्हें ऑर्डर में लिखना होता है, जैसे 8, 9, 12, 13, 15। इसके बाद हमें गिनना होता है कि यह कितने टर्म हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 जैसा कि हमने गिना और 5 एक विषम संख्या है तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। तो विषम संख्या है तो जो फॉर्मूला लगेगा वह n+1 बटे 2वां टर्म। ठीक है दोस्तों, 2वें पद का स्थान यानी n कितना है 5 है, प्लस 1 किया तो 6 हो गया, 6/2 यानी तीसरा पद। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा पद होगा वही हमारा माध्यिका होगा। इसके अलावा अगर यह 6 होता तो हमारा फॉर्मूला हो जाता दोस्तों n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2 यानी जो 6/2 यानी तीसरा पद प्लस चौथा पद यानी तीसरा और चौथा प्लस पदों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग करते थे तो वह हमारा आ जाता सम संख्याओं में माध्यिका का मान। इसके अलावा दोस्तों बहुलक क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक यानी कोई ऐसी संख्या जो बार बार आई हो, जैसे 1, 2, 3, 1, 7। इसमें अगर आपको बहुलक पूछे तो वह संख्या जो बहुत बार आई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। इसके अलावा आपसे अगर बहुलक का फॉर्मूला पूछ लेता है तो एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है दोस्तों, यह आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन जो आपके प्रश्न आएंगे वो इसी पर आधारित आएंगे। अब हम देखते हैं जो माध्य होता है वह किस प्रकार अन्य प्रश्नों में भी आपसे क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है, यानी क्लास इंटरवल में किस प्रकार पूछा जाता है। तो दोस्तों माध्य का अगर क्लास इंटरवल में पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। दोस्तों यह फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा चुका है तो आप इसे याद रखिएगा। जो जैसा कि आपको फॉर्मूला में स्पष्ट है सिग्मा fx, तो f क्या है यह बारंबारता और x क्या है जो हमारे भार दिए हुए हैं। तो दोस्तों सिग्मा का मतलब है इन जो fx का गुणा करने पे आएगा उनका जोड़। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों, आप इस प्रकार बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे यहीं सामने सामने गुणा कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो गुणा करने पे आएगा वह 40 गुणे 8 हो जाएगा। तो 40 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 8 दूनी 16, 8 चौके 32 यानी 320 आ गया। इसी प्रकार हम 41 को 4 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, 41 को 4 से गुणा करेंगे तो 164। इसी प्रकार 252, 430, 264, 270 आ जाएगा। जैसा कि फॉर्मूले में था जो fx आएगा उसका सिग्मा था यानी सम ऑफ समेशन था, यानी यह जो आया आपका fx इसको जोड़ना होगा तो जोड़ने पे आएगा दोस्तों 1700। यह तो आपका अंश आ गया और हर में क्या था दोस्तों सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी जो आपके f हैं इन्हें भी जोड़ना होगा। तो जोड़ने पे दोस्तों f आएंगे आपके 40। तो अब हम 1700 को 40 से भाग कर देंगे और जो आएगा वही आपका माध्य हो जाएगा। तो 42.5 kg आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं जो है आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयाँ, और इसके साथ एक और चैप्टर सम्मिलित है वह है घन घनाभ अवधारणा तथा इनका आयतन का संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों पे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, या फिर आप PDF टेलीग्राम लिंक द्वारा ले सकते हैं। दोस्तों घनाभ के शीर्ष होते हैं, तो दोस्तों यह घनाभ है। ठीक है, इसमें जो शीर्षों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, यह जो संख्या होती है यह 8 होती है। इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है, यदि एक घन के कोर 4 सेंटीमीटर, यानी यह जो होते हैं यह कोर होते हैं, यह 4 सेंटीमीटर है तो इनकी संख्या बताइए। तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, यह संख्या हमेशा 12 होती है। अगला प्रश्न है वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानी वृत्त का चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे वृत्तखंड कहते हैं। इसके अलावा अगर त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र है तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो है एक घनाकार ठोस का जो है आपको आयतन दिया हुआ है। तो दोस्तों
ठोस का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वह आपको पता होना चाहिए, और उसके अलावा उसका पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो घनाकार होता है उसका आपको आयतन का फॉर्मूला पता होगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं घनाकार का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों जो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है वह होता है भुजा क्यूब, यानी आपको भुजा क्यूब की वैल्यू 125 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप भुजा ज्ञात कर लेंगे 5, ठीक है दोस्तों। आपकी अब यहाँ भुजा ज्ञात हो गई। इसके अलावा आपसे क्या कुछ पूछ रहा है, इसका पृष्ठ पूछ रहा है और विकर्ण पूछ रहा है। तो दोस्तों विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा और √3, तो यह आपका विकर्ण आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पृष्ठ पूछ रहा है, तो पृष्ठ हो जाएगा दोस्तों 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा है 5 तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए आप फॉर्मूले अवश्य याद कर लें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 5वां। एक ईंट की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई और मोटाई दी हुई है, और इसके अलावा एक 5 मीटर लंबी ऊंची 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। दोस्तों एक दीवार दी हुई है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, उसमें ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दीवार है उसका आयतन ज्ञात करेंगे और उसमें भाग दे देंगे ईंटों की आयतन से, ताकि हमें ईंटों की जो है वह संख्या ज्ञात हो जाए। तो हम पहले दीवार का आयतन ज्ञात करते हैं। तो दीवार का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा L गुणे B गुणे H, ठीक है दोस्तों। L दिया हुआ है हमारा 5 मीटर, परंतु बाकी सारी संख्या हमारी सेंटीमीटर में, तो यह भी हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो B दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो यह हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। और जो हमारा H दिया हुआ है वह 33 सेंटीमीटर में है, तो इसे हम नहीं बदलेंगे। बटे में हो जाएगा दोस्तों हमारा ईंट का आयतन, यानी 25 गुणे 10 गुणे 7.5, और जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 3080 ईंटों की संख्या, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 6ठा। एक बेलनकार पाइप की ऊंचाई दी हुई है दोस्तों, यानी आपको हाइट दे रखी है। इसके अलावा उसका आधार जो व्यास है वो दे रखा है, यानी हाइट है दोस्तों 5 मीटर, व्यास यानी आपकी जो रेडियस हो जाएगी वह हो जाएगी इसकी आधी, यानी 28 का आधा होता है 14। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यह मीटर में दिया है, परंतु यह व्यास दिया है वह सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे 100 से भाग करके, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पूछ रहा है इसके वक्र पृष्ठ 8 रुपये पर प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2πRH। तो दोस्तों 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 22/7 हमें पता है, R की वैल्यू 14/100 हमें पता है, H की वैल्यू भी हमें 5 पता है। यहाँ से हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि आएगा 4.4, ठीक है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। अब यह वक्र पृष्ठ आ गया जिस पे हमें क्या करना है, पेंट करना है, इस पर हमें पेंट करना है। तो दोस्तों इसको हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35.2 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको वर्ग में ही इसको मीटर में ही बदलिएगा, क्योंकि यह जो खर्चा दिया है वह 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्रतियोगिता में गोला फेंक के लिए गोला प्रयोग में लिया गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², यह दिया हुआ है 616। यहाँ से हम r² निकाल लेंगे, यानी यह जो 4 है इससे यह कट जाएगा। इसके अलावा जो पाई है वह 22/7 है, तो दूसरी तरफ जाके 7/22 हो जाएगा। तो यह यहाँ से जो r आएगा दोस्तों, r² आएगा 49 और r आएगा 7, यानी जो आपका रेडियस है वह आपको ज्ञात हो गया। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से r की जगह r की वैल्यू रख देंगे, ठीक है दोस्तों। 3 बार है तो 3 बार गुणा कर देते हैं। इसके अलावा 22 पाई की जगह 22/7 रख देंगे, जहाँ 7 से एक साथ कट जाएगा और गुणा होने के बाद आएगा 1437.3
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो फॉर्मूले हैं वह इस चैप्टर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप फॉर्मूले अवश्य याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर या फिर जो आपके आखिरी चैप्टर हैं उनको। दोस्तों एक चैप्टर है जो है वृत्त और दूसरा है स्पर्श रेखा। दोस्तों इसमें जो पहला फिगर है इसमें आपको यहाँ पे 65 दिया हुआ है, इसमें आपके एंगल पूछे जाते हैं। तो यहाँ 65 दिया हुआ है और आपको यह एंगल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो नियम होता है वह यह होता है कि जो आपका वृत्तखंड से जो रेडियस पे एंगल बनता है उसका आधा बनता है यहाँ सरकमफ्रेंस पे। तो अगर सरकमफ्रेंस पे 65 है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 2 पचे 10, 2 छके 12, 1 13, यानी 130 आ जाएगा। इसी प्रकार यह आपको 130 दे देगा और यह आपसे पूछेगा तो आप इसको आधा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपको 80 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको वही नियम यहाँ वाला फॉलो करना है कि अगर वृत्तखंड से यहाँ पे 80 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनेगा यानी 40 बन जाएगा। और इसके अलावा या देख रहे हैं आप एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वह 180 के बराबर होते हैं, तो वह 40 है, तो यह 140 ज्ञात हो जाएगा। जो अगला आपका फिगर है इसमें आपको यह 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, आपसे यह पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यह 40 है, यह दोनों रेडियस हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी 40 हो जाएगा। तो यह 40 हो गया, यानी 80 हमें ज्ञात हो गया। और पूरा ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, यानी यह हमारा 100 हो जाएगा और इसका आधा हो जाएगा यह, यानी 50। अगला प्रश्न है, यह आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है, यह आपको 40 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको एक नियम पता होगा कि वृत्तखंड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनते हैं, ठीक है, वह समान बनते हैं। यानी यहाँ भी सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, यहाँ भी सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो यह 40 है तो यह भी 40 और यह 40 आ गया। और यहाँ पे आपको 35 दिया हुआ है यानी आपको 75 तक आ गया। तो इसको कितना रखेंगे कि 180 हो जाए, क्योंकि यह एक ट्रायंगल है तो यह हो जाएगा 105। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आपको यहाँ पे 120 दिया हुआ है और आपसे यह एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको नियम पता होना चाहिए कि यह जो स्पर्श रेखा है वह रेडियस से 90 पे काटती है। तो यह भी 90, यह भी 90, यानी यह 90, यह 90 और यह 120। तो आपको 3 एंगल पता चल गए। तो चौथा क्या रखें कि क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है वह 360 होता है, तो यह 360 हो जाए। तो हम यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, तो अगर हम यहाँ 60 रखते हैं या फिर आप इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 90 + 90 यानी 180 + 120 यानी 300 हो गए इन तीनों के सम। तो हम यहाँ 60 रखेंगे तभी तो यह 360 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एंगल के भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन्हीं थ्योरम पे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा क्या होती है। तो दोस्तों किसी सर्कल को टच करके, एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। इसके अलावा आपसे इस प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप एक त्रिज्या लेकर सर्कल बनाइए और उस पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोस्तों अगर आपको सेंटर पता है तो आप जो है यहाँ जहाँ सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा है वहाँ से एक चाप लेकर इस प्रकार लगाएंगे और जैसा कि 90 डिग्री का लगाने का तरीका होता है उसी प्रकार यहाँ जहाँ रेडियस पे कट कर रहा है उससे हम चाप पे कट करेंगे, पुनः बिना बदले फिर से चाप पे कट करेंगे और इन दोनों चापों द्वारा यहाँ मिड में कट करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। यह हमारा होता है स्पर्श रेखा। और जो दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको सेंटर नहीं पता है तो आप स्पर्श रेखा को इस प्रकार खींचेंगे कि स्पर्श रेखा के बाद यह जो अंदर ट्रायंगल बनेगा उसका यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं छेदिका क्या होती है। तो दोस्तों किसी सर्कल में कोई रेखा इस प्रकार छेदते हुए जाती है तो उसको छेदिका कहते हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी वृत्त में उसके लघु चाप का अंश, दोस्तों लघु चाप को देखते हैं, किसी वृत्त का लघु चाप यानी इस चाप द्वारा जो अंश पे यानी सेंटर पे एंगल बन रहा है वह 70 बन रहा है, तो दीर्घ चाप द्वारा यानी इस चाप द्वारा कितना बनेगा। तो यहाँ एक सेंटर है, यहाँ पे यह 70 बन रहा है, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है दोस्तों आपको पता होगा 360 बनता है। तो 360 में से हम 70 घटा देंगे यानी दीर्घ चाप द्वारा जो अंश पे माप बनेगा वह 290 बनेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P द्वारा स्पर्श रेखा खींचिए। दोस्तों यह मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपको वृत्त का केंद्र पता हो तो किस प्रकार स्पर्श रेखा खींचेंगे, और आपको वृत्त का केंद्र नहीं पता है तो आप किस प्रकार स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी एक वृत्त है, इसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, केंद्र से दूरी 12 पर यहाँ रेडियस खींचा गया, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। तो दोस्तों यह जो होता है यह मिड में कट करता है, तो यह जो 10 था वह 2 भागों में 5 में कट जाएगा, तो यह आपको 5 ज्ञात हो गया। और इसके अलावा यह आपको 12 दिया हुआ है, और यह जो सेंटर से चाप पे गया है वह यहाँ 90 डिग्री पे कट करता है, यानी यह आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा एंगल जिसमें बीच में 90 डिग्री बन रहा हो, यानी समकोण हो गया। तो समकोण का नियम होता है कि अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो यह आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25, यानी जो कर्ण स्क्वायर आएगा वह आएगा 169। तो यहाँ से कर्ण आ जाएगा दोस्तों 13, यानी यही आपका जो कर्ण है या फिर त्रिज्या है वह आएगा 13। और दोस्तों यहाँ पे आपके 15 चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, परंतु इसको अगर आप एंड तक बार बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनी हुई है, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको PDF के रूप में प्राप्त करके आप एक बार एग्ज़ाम से पहले अवश्य स्वयं से सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।